नमस्कार। आकाशवाणी समाचार जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, जीवन में प्रगति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क के साथ स्वस्थ शरीर भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन दिनों पोषण माह मनाया जा रहा है। शरीर को स्वस्थ रखने में आहार और पोषण के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आहार और पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि पारीक को। डॉक्टर पारीक, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुदर्शन जी। बातचीत में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकाशवाणी समाचार जयपुर के संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर पारीक, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पोषण क्या है और भोजन में ऐसा क्या हो कि हमें पोषण पूरा मिल सके। जब हम पोषण की बात करते हैं तो जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, ये सारी चीज़ें पोषण में आती हैं। तो इन सभी चीज़ों की एक पर्याप्त मात्रा उम्र के हिसाब से, आपकी लंबाई और वजन और शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे खाने में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, इन सभी चीज़ों को डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसे एक संतुलित आहार बोला जाता है। बैलेंस डाइट लेने के लिए हमारे डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं। हर फूड ग्रुप आपको एक डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आपको जब एनर्जी की आवश्यकता है तो कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा सभी तरह के अनाजों से, फल, सब्जियों से। 5 हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके अलावा विटामिन और मिनरल्स। इन सभी का पर्याप्त मात्रा में शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाने में होना ज़रूरी है और वही हमारे खाने को संतुलित और पोषक बनाता है। जी सुरभि जी, यदि आम व्यक्ति जानना चाहे उसके लिए आप किस प्रकार ये समझाना चाहेंगे कि किस प्रकार वो अपने खान पान को संतुलित और उसके लिए जो जरूरी है वो खान पान उसे मिल जाए, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम जितने भी पोषक तत्व हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है पर वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, हमें जितना भी शरीर की आवश्यकता के अनुसार फाइबर है वो देने में काम करता है और कुछ एडेड न्यूट्रिशन भी देने में काम करता है। तो हमारे शरीर को एक्टिव रहने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है जैसे कि हम चीनी खा रहे हैं या हम टॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फलों का रस ले रहे हैं, या जितने भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिसमें बेसिकली सिंपल शुगर्स की मात्रा ज़्यादा है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। बट वो अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसके ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा साबुत अनाज से, मोटे अनाज से, फल से, सब्जियों से। जी इन चीज़ों को हमें अपने खाने में ज़्यादा शामिल करना है ताकि हमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पोषण और एनर्जी मिलती रहे। फिर आता है दूसरा प्रोटीन। वो हमारे शरीर के प्रॉपर विकास में और बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। प्रोटीन मिलता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन 2 तरह के सोर्सेज से। वेजिटेरियन सोर्सेज में हम सभी दालों को ले सकते हैं, जितने भी स्प्राउट्स या अंकुरित हैं इन्हें ले सकते हैं। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स और सनफ्लावर सीड्स, सैफलावर सीड्स, कद्दू के बीज, इन सभी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और दालों को हम डाइट में इंक्लूड करें, दूध व दूध से बने पदार्थ हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन दे देते हैं। नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए अंडा या फिर मछली और चिकन, इन चीज़ों को भी वो डाइट में शामिल कर सकते हैं।
कोशिश करके मीट्स को अपनी डाइट से हटाएं, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और वो आपके लिए हेल्दी नहीं होता है। तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट। फैट हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, पर उसकी एक फिक्स मात्रा ही हमारे लिए जरूरी होती है और उतनी मात्रा में लेना हमारे लिए जरूरी है। फैट शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है, शरीर का तापमान को मेंटेन करने में हेल्प करता है और आपके फूड को पैलेटेबल और टेस्टी बनाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपके शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमें सभी तरह के फल से, सब्जियों से, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है। कुछ मात्रा में नट से, सीड से, अनाज से, दालों से, हर फूड आइटम से मिलता है। हालांकि इनकी जो शरीर को आवश्यकता होती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, बट इनकी कमी काफ़ी हद तक हमें बीमार कर सकती है। तो हमें एक संतुलित आहार खाने के लिए इन सभी फूड ग्रुप्स को हमारी रोज की डाइट में लेना ज़रूरी है। सुरभि जी, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का विकास 20 साल की उम्र तक हो जाता है, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनका विकास एकदम ठीक रहे और उनके अंदर किसी प्रकार की कमी ना हो, इसलिए जो माताएं हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बच्चों के पोषण की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी से शुरू हो जाता है। जिस भी समय माँ ने कंसीव किया है, सबसे पहले माँ को अपने खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब वो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाना लेंगी तो उनके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो अच्छा न्यूट्रिशन लेके और एक स्वस्थ बच्चा बाहर आएगा। फिर हम बच्चे के न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो शुरू के 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली हम ब्रेस्ट फीडिंग सजेस्ट करते हैं। उससे उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और ब्रेस्ट मिल्क में जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक सिस्टम, उसके अनुरूप होता है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे हम बच्चे को 6 महीने से, जैसे कि उसकी शरीर की आवश्यकताएं माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड या वीनिंग फूड के लिए समझाते हैं। उसमें ऊपर का जो खाना है उसको बच्चे की डाइट में ऐड किया जाता है। लेकिन शुरुआत के जो 2 साल होते हैं वो बच्चे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नींव होती है। शुरू के 2 साल में जितनी टेस्ट बड्स बच्चे की डेवलप होती हैं वो पूरी ज़िंदगी उसके काम आती हैं। तो जितना अच्छा और न्यूट्रिशियस आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर पाएँ उतना शुरू के 2 सालों में करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में चीनी, नमक और घी तेल बच्चे की डाइट में इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अगर हम वो करते हैं तो फ्यूचर में जाके बच्चे को लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो बच्चे का जो खाना है वो सारे फूड ग्रुप से मिलाकर बना होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और जितनी भी फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट वाली चीज़ें हैं, पैकेट और प्रोसेस्ड फूड है, इनसे हमें बच्चे को बचा के रखना चाहिए। बच्चे नॉर्मली जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं, खेलने की जल्दी होती है, तो वो अपने खान पीन पे फोकस नहीं करना चाहते हैं या वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बाहर के पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है वो एक स्लो पॉइजन की तरह बच्चे के लिए काम करता है और आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। तो जितना हो सके घर के खाने पर बच्चे को फोकस करके रखवाइए। कोशिश करिए कि हम बच्चे को हेल्दी खाना खिलाएं, जो आपके बेसिक फूड ग्रुप्स हैं उनसे घर पे बना हुआ खाना खिलाएं। वो जो खाना चाहता है आप उसको उस फॉर्म में बना के दीजिए, पर हेल्दी फॉर्म में दीजिए। सीज़न के अनुरूप जो भी फूड ग्रुप्स या जो फल, सब्जियां, अनाज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको बच्चे के खाने में शामिल करने की कोशिश करिए। पैकेज्ड फूड से जितना हो सके आप दूर रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे की डाइट को सुधारने के लिए हमें खुद का खान पान सुधारने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुरभि जी, माताएं अपने स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण की देखभाल किस प्रकार कर सकती हैं? एक महिला एक परिवार की बैकबोन की तरह काम करती है, पर वो घर में सबका ध्यान रखते हुए खुद की पोषण आवश्यकताओं को पूरी तरह से
भूल जाती हैं या उनके पास वो उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाती हैं। पर अगर हम बात करते हैं पूरे परिवार के न्यूट्रिशन की, तो जब तक एक फीमेल का या मदर का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा वो अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाएंगी। तो माँ को अपना जो न्यूट्रिशन बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है। अभी जितने भी फूड ग्रुप्स के बारे में हमने बात की है वो सभी फूड ग्रुप्स को हमें उनकी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जितनी भी फीमेल्स घर में हैं उन्हें छोटे छोटे मील्स फ्रीक्वेंटली लेने हैं। जो फूड आइटम्स उनके लिए अच्छे हैं उन्हीं को डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। पानी पर्याप्त मात्रा में दिन में पीना है ताकि आपके शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें। 24 घंटे में से 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना ज़रूरी है ताकि जो भी आपने खाया है वो पूरी तरह से शरीर यूटिलाइज कर पाए। और अगर आप फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो काफ़ी हद तक आपके दिमाग पे जो लोड है, प्रेशर है एक फैमिली को संभालने का या और किसी चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेस है तो हम उसको रिलीज़ कर पाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी में हमें वॉक, योगा, मेडिटेशन, डांसिंग, जुम्बा, जो स्विमिंग, एनी टाइप ऑफ आउटडोर गेम जो भी आपको पसंद है उसको आपको अपनी हैबिट में लेके आना है। खाने में सीजनल और लोकली अवेलेबल फूड आइटम्स का उपयोग करिए। जितना हो सके पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड से बचिए। अल्कोहल, स्मोकिंग से दूर रहिए। और अगर आप वर्किंग हैं तो भी अपने लिए समय निकालिए। कोशिश करिए कि आप ताज़ा खाना बना के खाएं और फूड ग्रुप्स के हिसाब से जो जो आपकी आवश्यकता है किसी भी आहार विशेषज्ञ से सलाह लेके उस अनुरूप खाना खाएं। खाने में मोटे अनाज को शामिल करिए, सीजनल सब्जियों को और फलों को शामिल करिए। तला हुआ खाना बहुत ज़्यादा ना खाएं और बहुत ज़्यादा शुगरी या फिर नमक वाली चीज़ों को डाइट से निकाल दीजिए। जी सुरभि जी, पोषण, खान पान का तरीका और योग, इनमें क्या कोई संबंध है? बिल्कुल इनमें संबंध है। स्वस्थ रहने के लिए खान पान, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप साइकिल, ईटिंग रूटीन, वाटर इनटेक और स्ट्रेस लेवल, जब इन सारों पिलर्स पे हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तब जाके हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। अगर 60 से 70% खाना या डाइट इम्पॉर्टेंट है तो 30 से 40% फिजिकल एक्टिविटी आपको स्वस्थ रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। आप जो खा रहे हैं उसको शरीर को यूटिलाइज करना भी ज़रूरी है। अपने स्ट्रेस लेवल को रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। पानी पर्याप्त मात्रा में जाए ये भी हमें देखना ज़रूरी है। सब चीज़ें सही करते करते 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप रूटीन में होना ज़रूरी है। स्ट्रेस को दूर करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम फिजिकली एक्टिव रहें। उससे हमारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है और हम उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके काफ़ी हद तक हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में रिलीज़ होते हैं और वो स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करते हैं और आपके खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद करते हैं। तो केवल खाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जी, जो मोटे अनाज हैं उनको किस तरह काम में लिया जाए कि शरीर को पोषक तत्व मिले और वो स्वस्थ रहे? देखिए, जितना भी लोकली और सीजनली अवेलेबल मोटा अनाज है जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, कुटू, सिंघाड़ा, मक्का, इन सारी चीज़ों को हमें डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। इनको इनकॉर्पोरेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम जो रोटी खाते हैं उसके आटे को बदल बदल के काम में लें। दलिया या राबड़ी खा रहे हैं तो कभी आप बाजरे की बना सकते हैं, कभी मक्का की, जौ की, ज्वार की। जितना भी मोटा अनाज है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो गेहूं से काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होती है और जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो थोड़ा कम होता है। फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। न्यूट्रिशंस की जो अवेलेबिलिटी है वो मोटे अनाज में काफ़ी हद तक ज़्यादा मिलती है। और अगर हम पॉकेट के हिसाब से बात करें तो मोटा अनाज हमें गेहूं से ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है। लोकल एरिया में जो मोटा अनाज अवेलेबल है हमें उसको रोज़ की रूटीन डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम काफ़ी हद तक मोटापे से, बीपी से या डायबिटीज़ से अपने आप को बचा पाएंगे। जी सुरभि जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, अगर आप एक हेल्दी जीवन निकालना चाहते हैं तो खान पान पे, अपने पोषण पे ध्यान देना शुरू कर दें। अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अच्छा खाना खाइए। बाजार में जितना भी पैकेज्ड फूड अवेलेबल है, इससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करिए। लोकली और सीजनली अवेलेबल फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। आप अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी के माहौल में खाना खाएं और थोड़ा समय उनको भी दें। बच्चों को अच्छी ईटिंग हैबिट सिखाएं। अपनी शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा खाना ना खाएं। फिजिकली एक्टिव रहें, पर्याप्त नींद लें, पानी का अच्छे से सेवन करते रहें और आहार एंड पोषण विशेषज्ञ से मिलते रहिए। डॉक्टर सुरभि पारीक ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा है कि इससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ सहयोग मिलेगा उसे और बेहतर बनाने में। डॉक्टर पारीक, आपका बहुत धन्यवाद आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सर। श्रोताओं, अगले सप्ताह एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जाने से पहले आपको बता दूं कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रामनाथ मीना।